इसमें हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, कौन सा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है। इसके बाद रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ब्रिस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहीं से अगर लाइट आ रही है या लाइट वेव है, इसे हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। तो हम यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करेंगे। तो अगर हम देखें कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ ऐसे होगा, तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे होगा, दूसरी थोड़ी देर बाद वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे वेक्टर होगा, या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक रैंडमली किसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम उन सब का एवरेज निकालें तो 0 ही होगा। तो अगर किसी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में है, तो हम उस लाइट को कहेंगे, क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अगर हम यहाँ कोई ऐसी डिवाइस लगा दें, ऐसी कोई युक्ति लगा दें कि यहाँ से निकलने वाली लाइट जो भी हो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक प्लेन में ही हो, जैसे हम यहाँ कहें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वर्टिकल प्लेन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ही इसी डायरेक्शन में ऊपर या नीचे, यानी कि इस वर्टिकल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे। तो ऐसी लाइट को हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे हैं तो इसी प्लेन, जो मैंने वर्टिकल प्लेन बनाया है, इसी प्लेन में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं। इस प्लेन का नाम होगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का प्लेन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसी प्लेन में होंगे। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाऊं, एक प्लेन यहां बनाता हूं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसे बनेगा कुछ। तो ये अगर वर्टिकल प्लेन है तो एक्चुअली ये क्या बना, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन बन गया। तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, इस प्लेन का नाम अगर मैं दूंगा तो ये जो प्लेन निकल कर आएगा, इस प्लेन को कहूंगा मैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो अनपोलराइज लाइट थी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी भी डायरेक्शन, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में था, इस डिवाइस के लगाने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक पर्टिकुलर प्लेन में हो गया। तो उस प्लेन को प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन और दूसरे प्लेन, उसके परपेंडिकुलर प्लेन को प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। इसे कैसे शो करेंगे? अगर देखिए यहाँ पर कोई लाइट है तो इसे शो करने का तरीका है ये, अगर मैं इसे ऐसे एरो से शो कर रहा हूँ, इसका मतलब जो व्हाइट बोर्ड का प्लेन है वही इस वेक्टर का प्लेन है। अगर मैं इसे ऐसे शो कर रहा हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्चुअली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और अगर मैं इसे ऐसे शो कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर परपेंडिकुलर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर पैरेलल भी है। तो इसे तो मैं कहूँगा अनपोलराइज्ड लाइट है। और ये लाइट कैसे है? ये लाइट पोलराइज्ड है। और ये लाइट कैसी है? ये भी पोलराइज्ड है। इसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यही प्लेन है, इसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये इनको शो करने का तरीका है। अब हम ब्रिस्टर्स लॉ करेंगे। ब्रिस्टर्स लॉ के हिसाब से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस से, अगर हम कहें कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो हम कहें दूसरा मीडियम भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस से किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो लाइट है ये प्लेन पोलराइज्ड होती है। तो यहाँ मीडियम से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट भी होगी और ये इसमें रिफ्रैक्ट या ट्रांसमिट भी होगी। तो इस पर्टिकुलर एंगल को, जहाँ ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाएगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। इस पर्टिकुलर एंगल को कहते हैं आईपी। ठीक है, इंसिडेंट एंगल जब लाइट पोलराइज्ड है।
और ये मीडियम क्या है 1 है। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो IP की जो वैल्यू होगी ये होगी tan इनवर्स म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1। अब ये अनपोलराइज लाइट है तो इसे अभी बताया था, इसे ऐसे बनाएंगे, इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे। ये अनपोलराइज लाइट है तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे डॉट और एरो दोनों बनाएंगे। यहाँ ये लाइट क्या है पोलराइज्ड है, इसमें सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर मतलब ये जो प्लेन बनाया है मैंने, जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल होती है, इसे कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो इसके जो वाइब्रेशन होंगे ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसके ऑक्सिलेशंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस होंगे। तो ये ऑक्सिलेशंस of E vector perpendicular to plane of incidence। तो ये इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसका मैं कहूँगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, इंसिडेंस प्लेन है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस ही इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये पार्शियली पोलराइज्ड होगी। इसका मतलब ये जो डॉट वाला कंपोनेंट है इसमें कम होगा और ये एरो वाला कंपोनेंट ये इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन ये पार्शियली पोलराइज्ड होगी। इसे अगर मैं कहूँ इस एंगल को R कहूँ तो एक स्नेल्स लॉ के हिसाब से मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ, कितना μ21 इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन आई, आई यहाँ क्या है IP अपॉन साइन R, और ये यहाँ से μ21 इक्वल टू कितना है, ये है आपका tan IP। tan IP का मतलब साइन IP अपॉन कॉस IP। इन्हें इक्वेट कर देते हैं तो ये जाता है साइन IP अपॉन साइन R इक्वल टू साइन IP अपॉन कॉस IP। इसका मतलब साइन R इक्वल टू कॉस IP। कॉस IP का मतलब कितना हुआ, साइन 90 माइनस IP। इसका मतलब हुआ R इक्वल टू 90 माइनस IP। यह हो जाएगा IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक और ये रूल आ जाता है कि कब किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट प्लेन पोलराइज होगी, जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे यानी कि IP और R का सम कितना होगा 90 डिग्री। ये भी चूंकि IP के बराबर होगा तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी हुआ कि बचा हुआ जो एंगल है ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप इसे यहाँ ऐसे कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर एट 90 डिग्री। तो जब रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड दोनों रे 90 डिग्री पर हैं तब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा वही एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा, और रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड होगी जिसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इंसिडेंस प्लेन होगा और वाइब्रेशन उस इंसिडेंस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। यही ब्रिस्टर्स लॉ है। थैंक यू।